नमस्कार बंधुओं, आप देख रहे हैं अभीष्ट भारत शैलेंद्र सिंह के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं जो शीतकालीन सत्र अभी समाप्त हुआ, इसमें जिस तरह का विषैला परिवेश देखने को मिला, सांसदों द्वारा दिखाया गया, वो देखकर भारतीय जनमानस वो दुखी हुआ। शायद भारत के संसदीय इतिहास में इस तरह की खींचातानी वाला जो परिवेश दिखा, ऐसा पहली बार हुआ। ये क्यों हुआ, इसके पीछे की क्या वजहें हैं और ऐसा क्यों बढ़ता जा रहा है, इस तरह से पक्ष और विपक्ष की खाई और एक ऐसा परिवेश, राजनीतिक परिवेश हमारे देश में देखने को मिल रहा है जो हमारे देश का कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी शुभचिंतक नहीं चाहता था इस तरह का राजनीतिक परिवेश हमारे देश में बने। लेकिन इसके पीछे है क्या, कारण क्या है, इनको परेशानी क्या हो रही है? एक तो सत्ता पक्ष है, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरा कार्यकाल अपना प्रारंभ किए। सरकार जिस तरह से चाहती है कि जनता ने तीसरी बार इनको चुनाव चुनकर बैठाया, तो ये जनता की जो उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता यही होगी कि जनता की जो मूलभूत आकांक्षाएं हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उसको कैसे पूरा किया जाए, उसको कैसे फुलफिल करते हैं। वो करने के लिए विकास करना, देश को आगे ले जाना प्रमुख मुद्दा रहता है। उसके लिए बहुत सारे संशोधन और कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है और वो कानून बनता है संसद से। और इन्हीं सत्रों में, चाहे शीतकालीन सत्र हो, चाहे समर में हो, जब भी संसद के सत्र बुलाए जाते हैं, उसी में सारे बिल और संशोधन बिल पास होते हैं। जैसे इस बार भी आपने देखा वन नेशन वन इलेक्शन, इस देश की शुरुआत में संविधान निर्माताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन की ही कल्पना की थी। और हमारे यहाँ जब 1992 में पहला चुनाव हुआ, वो वन नेशन वन इलेक्शन ही था। उसके बाद ये लगातार होता रहा, 57 में हुआ, 62 में हुआ, उसके बाद आप देखेंगे 68 तक चलता रहा। लेकिन इंदिरा गांधी के काल में उन्होंने जिस तरह से राज्यों की सरकारों को गिराना शुरू किया, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट पीछे चला गया और अपनी सुविधा के अनुसार लोगों ने सरकार चलाना शुरू कर दिया। जहां उनके मन माफिक सरकार नहीं आई, उसको गिरा दिया, उसको भंग कर दिया, फिर से चुनाव कराया। इस तरह की बहुत सारी दुर्गुण हमारे राजनेताओं में और सत्ता पक्ष के लोगों में आ गए थे, जिसकी वजह से वन नेशन वन इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट ये बिल के रूप में ले आने की ज़रूरत पड़ी। जिसकी वजह से होता क्या है, हमारे देश में हर साल कम से कम 2-4 प्रोविंशियल इलेक्शन या बड़े-बड़े राज्यों के इलेक्शन अलग-अलग तरह से होते रहते हैं। उसमें बहुत सा आचार संहिता और दुनिया भर की चीज़ों के चक्कर में डेवलपमेंट रुक जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन इतना ज़रूरी बिल है कि इससे जो हमारे अर्थशास्त्रियों का कहना है, कम से कम हमारा जीडीपी ग्रोथ जो आज 6.5-7% चल रहा है, ये 1.5 से 2% बढ़ सकता है। जो अभी 2024 का चुनाव हुआ, उसमें 1400 रुपया पर व्यक्ति, पर वोटर खर्च आए हैं चुनाव आयोग के, मतलब देश के। इस चीज़ को रोकने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही अच्छा बिल है, जिसका विरोध विपक्षी कर रहे हैं। इनका काम है करना, खैर कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का काम होता है कि जनता की अपेक्षा के अनुरूप, जनता की आकांक्षा के अनुरूप, जनता को विकसित करने के लिए जो भी बाधाएं हैं, जो भी संशोधन है या सरकार के जो एजेंडे हैं, उसको फुलफिल करना। उसके लिए जो भी संशोधन विधेयक, जैसे ये 129वां संशोधन था अपना वन नेशन वन इलेक्शन का, इस तरह के संशोधन विधेयक पास कराए जाते हैं। और वहीं विपक्ष का काम होता है कि इन संशोधनों में जो दिक्कतें हैं वो जनता के सामने रखना, या इसमें सरकार कहाँ विफल हो रही है या सरकार की क्या खामियां हैं वो सामने रखना, न कि नारेबाजी करना और हंगामा करके इन सब चीज़ों को टाल मटोल करना। 16 विधेयक पास होने थे इस पूरे संसद सत्र में, और 16 में से 11 बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक थे, जिसमें वक्फ बोर्ड वाला भी विधेयक था। लेकिन हंगामे की बलि चढ़ाने के लिए एक नैरेटिव शुरू से ही बनाया जाता है, और जैसे ही संसद सत्र शुरू हुआ 25 नवंबर को, आप देखेंगे उससे 2 दिन 4 दिन पहले ही अडानी प्रकट हो गए अमेरिका के किसी, वहाँ पूरा गैंग है, डीप स्टेट है, जॉर्ज सोरोस बैठा हुआ है। तो ये लोग करते क्या है कि जैसे ही संसद सत्र शुरू होता है, कभी अमेरिका का कोई अडानी का मसला उठा देंगे, कभी राफेल का उठा देंगे, कभी मणिपुर की चर्चा कर देंगे, कभी नई वीडियो डाल देंगे, जिससे कि संसद सत्र सही से न चल पाए। और सही से नहीं चल पाएगा तो सरकार अपने एजेंडे में सफल नहीं होगी। उसका एजेंडा क्या है? जनता का विकास, जनता की जो इच्छाएं हैं, उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता होती है कि जनता को डेवलप करना,
जो मोदी सरकार अपने तृतीय कार्यकाल में करना चाहती है। उसको रोकने के लिए विपक्ष सोचता है कि अगर मोदी सरकार और काम कर लेगी तो हमारी तो पॉलिटिक्स डूब जाएगी, जिनको अपनी पॉलिटिक्स करना है। इसमें जॉर्ज सिरोस जैसे लोग, जो कि आप जानते हैं रिज्यूम चेंज के एक्सपर्ट हैं, ये लोग हर देश में अपने तरह का, अपने पक्ष का रिज्यूम चाहते हैं। उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है इनका। ये आप देख रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान में इन्होंने रिज्यूम चेंज किया, इमरान खान को जेल में बंद कर दिया, या बांग्लादेश में अभी जल्दी में ही आपने देखा किस तरह से चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया। ये जॉर्ज सिरोस और यही डीप स्टेट, इन्हीं लोगों का काम होता है। यही नहीं, आप नेपाल में देख लो, नेपाल में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन कराया गया, श्रीलंका में जिस तरह से किया गया, और अभी सीरिया में लेटेस्ट आपने देखा ही होगा, सीरिया में किस तरह से सत्ता परिवर्तित कराया गया। तो ये सब काम इंटरनेशनल लेवल पर ये लोग करते रहते हैं। उसी तरह का एक अपना पिंटू बैठाने के लिए इन्होंने इस तरह के सगुफे, अडानी क्या है, हमारे देश का एक उद्योगपति है। वो ऐसा उद्योगपति है जो सेकंड नंबर पे आता है। पहले ये अंबानी अडानी किया करते थे, दोनों को बदनाम करना चाहते थे। अभी सिर्फ अडानी पीछे पड़े हैं, क्योंकि वो आदमी अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा है इस तरह से कि इस तरह से उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है कि आने वाले समय में बता रहे हैं लोग कि ये एलन मास्क के बाद, एलन मास्क तो जल्दी ही $3 ट्रिलियन का आदमी बनने वाला है। दूसरा नंबर अडानी का है, और इस अडानी को या भारत के विकास को अवरुद्ध करने के लिए ये लोग अडानी अडानी, अंबानी अंबानी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही ये इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष ने उसका भरपूर जवाब दिया और फ्रंट फुट पे खेला, और शुरू में ही जैसे ही ये मसला उठा, इन्होंने सारी बातें स्पष्ट रूप से रख दी कि जॉर्ज सिरोस की कैंप से कैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया, और कैसे ये लोग फंडिंग वहाँ से उठाते हैं और यहाँ अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए देश में दुनिया भर की बकवासबाजियाँ, चाहे किसानों को बॉर्डर पर बैठाना हो, चाहे शाहीन बाग कराना हो, ऐसे तंत्र ये लोग फैला रखे हैं कि देश में अनरेस्ट क्रिएट हो और बांग्लादेश जैसा हाल हो कि जीती हुई सरकार का रिज्यूम चेंज करा दिया जाए। और ये सारी प्लानिंग अमेरिका में बैठ के वहाँ से इंगित इशारे पर ये लोग सारे करते हैं। जब ये बात खुलकर आई, ये बैकफुट पे चले गए, ये हल्ला मचाने लगे। फिर इन्होंने, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं जगदीप धनखड़ जी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए, जबकि इनका बहुमत नहीं है, न राज्यसभा में है न लोकसभा में है। सब पूरे हिंदुस्तान को पता है कि ये बकवासबाजी चल रही है, नाटक। ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ किसी वाइस प्रेसिडेंट के विरुद्ध इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जबकि हमारे यहाँ के ऐसे ऐसे मौलानाओं को इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट बना रखा था कांग्रेस ने, जो हमारे राह के लोगों के नाम दे के उनको मरवा दिए। लेकिन एक ऐसे किसान का बेटा, जगदीप धनखड़ अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, वो सही किसान परिवार से हैं, उनके विरुद्ध इतना उन्होंने, जब राज्यसभा के विपक्ष के नेता जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा कि भाई आप अंदर आके, अगर कोई भी ग्रीवांस है तो आप ऑफिस में आके बात करिए, तो वो कह रहे हैं कि साहब आप तो बेइज्जत करते हो ऑफिस में बुला के हमें, हम आपके पास नहीं आएंगे। इस तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश किया कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। जब ये इस बात से भी इनका काम नहीं चला और जब इनको लगा कि हम एक्सपोज होते जा रहे हैं, तो इनकी जो एक दूसरी नेता आई हुई हैं, प्रियंका गांधी, वो पहली बार लोकसभा पहुंची हैं, वो किसी दिन फिलिस्तीन का बैग टांग के घूमेंगी, किसी दिन बांग्लादेश में हिंदू और क्रिश्चियन को यूनिटी का पाठ दिखाते हुए घूम रही थी। इस तरह से कि किसी तरह से ये बात ढक छुप जाए, जो हम जॉर्ज सिरोस गैंग या विदेश में बैठे हुए लोगों से पैसा लेते हैं, इसका सही इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो ये सब अंदर जाएंगे। संविधान की बहस की मांग विपक्ष ने किया। 75 वर्ष हो गए संविधान बने हुए। संविधान की बात में जब बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जब राज्यसभा में अमित शाह जी और लोकसभा में मोदी जी ने वक्तव्य दिया, अमित शाह जी का 145 मिनट का क्लिप, एक वीडियो है पूरा जो उनका वक्तव्य है, उसमें से चंद सेकंड का वीडियो क्लिप काट कर इन्होंने उसको वायरल किया और इस तरह से जनता में एक फैलाने का प्रयास किया कि अंबेडकर साहब का ये विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर के विरुद्ध जो है भाजपा इस तरह से बोल रही है कि जितना बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेते हो उतना राम राम करते तो कई बार स्वर्ग पहुंच गए होते, इस तरह की बात। और इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, न यहाँ के दलित और अंबेडकर वादियों को इससे
नेताओं की बात छोड़ दीजिए, सामान्य जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब जानते हैं ये कि अंबेडकर सिर्फ एक राजनीतिक मोहरा हो गए हैं सभी दलों के लिए, और सभी दलों में कोई भी ऐसा दल नहीं है भारतवर्ष में जो आज की डेट में बाबा साहब अंबेडकर के विरुद्ध कुछ बोलने की औकात रखता हो, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे वोट बैंक है और इसको हम नहीं बोल सकते। जबकि अंबेडकर साहब भी इंसान ही थे, उनकी भी सीमाएं रही हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, वो कांग्रेस जिसने बाबा साहब अंबेडकर को समाप्त करने के लिए हर तरह का प्रयास किया, उनको उनके सबसे पहले जो उनके आइकॉनिक प्रधानमंत्री नेहरू हैं, उन्होंने 2 बार उनको लोकसभा में हराया। अभी 2012 में एक कार्टून के द्वारा ये दिखाया गया कि बाबा साहब अंबेडकर को नेहरू जी मार रहे हैं हंटर से कि तूने संविधान बनाने में इतना लेट क्यों कर दिया। इस तरह की नैरेटिव बनाने वाली कांग्रेस आज अंबेडकर जाति जनगणना और ये सब जो नाटक कर रही है, ये सिर्फ समाज को बांटने के लिए। और इनको पता है कि अगर जिस तरह से समाज एकत्रित होता जा रहा है और जागरूक होता जा रहा है, वैसा चलता रहा तो एक तो देश का विकास अवरुद्ध नहीं हो सकता। देश डेवलपमेंट जिस तरह से चल रही है, 6.5% की हमारी इकोनॉमी, 7% की, जबकि विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। तो इनको ये तकलीफ है कि देश इतना तेजी से, इनको ही नहीं, इनके आकाओं को, ये बेसिकली ट्यूटर्ड होते हैं वही डीप स्टेट और अमेरिका में बैठे हुए इनके जो 2-4 जात सिरोज गैंग है, वो उनका कभी उनका ये नहीं रहता कि भारत भी इस तेजी के साथ आगे बढ़े कि वो रसिया और चाइना की तरह आंख दिखाने लगे या बड़ा राज्य बन जाए। वो चाहते हैं कि हर राज्य, हर देश उनका पिट्ठू या गुलाम टाइप का रहे, जैसे कि पाकिस्तान है। लेकिन जिस तरह से संसद शीतकालीन सत्र समाप्त होने के एक दिन पहले 19 तारीख को राहुल गांधी द्वारा धक्का मुक्की की गई, या मकर द्वार जिसको कहते हैं, मकर द्वार पर जहां पे बीजेपी सांसद अपना अलग प्रदर्शन कर रहे थे, राहुल गांधी जानबूझकर, उनके लिए अलग कॉरिडोर था, फिर भी उनको जानबूझकर बीच से आए, प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत जी को गिराया, या जैसे भी गिरे वो, ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। शायद ही कभी हमारा लोकतंत्र भूल पाएगा इस तरह की घटनाएं। और ये गिरना ठीक है, चलो गिर गए, कम से कम उसमें संवेदना के 2 शब्द बोले जा सकते थे, कुछ उनको भाई इस तरह से कहा जा सकता था कि सॉरी बोल दे। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, हॉट एक्सचेंज बातचीत होती थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्तव्य परायण, मतलब जो जिनकी बातें सुनते थे दोनों पक्ष के लोग, वो बीच बचाव करते थे, वो आ जाते थे बीच में। अभी तो एक राहुल गांधी अनकंट्रोल्ड बैलिस्टिक मिसाइल टाइप के हैं जिसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। एक बार शुरू हो जाता है आदमी तो फिर वो सोचता ही नहीं, वो समझता है कि मैं तो पता नहीं, अपने आप में प्रधानमंत्री का भी बहुत, प्रधानमंत्री से भी ऊंचा समझते हैं। वो जब शुरू होते हैं तो फिर वो किसी की नहीं सुनते। आपने देखा होगा जब वो सामान्य सांसद थे तब कांग्रेस के रिज्यूम में किस तरह से बिल फाड़े थे, और जो कि बिल मतलब मंत्रिमंडल का पास किया हुआ बिल, कैबिनेट का पास किया हुआ बिल, वो फाड़ने की जो आदमी सामान्य सांसद होते हुए भी, सिर्फ उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो राजीव गांधी की पुत्र हैं। उनकी दादी, उनका नाम इंदिरा गांधी था, और उनके नाना, उनके पिताजी के नाना, वो उनका नाम नेहरू था। तो ये नेहरू लेगेसी का इतना जोर है कि ये आदमी मतलब किस घमंड में रहते हैं पता ही नहीं चलता। और जबकि सब एक्सपोज हो चुके हैं किस तरह से ये आदमी जाके वहाँ पे बिल्कुल दंडवत है, जाके जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी के पास, और ये जॉर्ज सोरोस भारत विरुद्ध कार्यों में लिप्त है। इनके विरुद्ध सही ढंग से एनआईए जांच होनी चाहिए। आज की वीडियो बस इतनी ही, कुछ बातें थीं इस शीतकालीन सत्र के विषय में, आप लोगों से शेयर किया, आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद बंधुओं, नमस्कार।